हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट होंगे, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके जस्ट दोस्तों अगला वीडियो जो है उसमें दोस्तों इनसे संबंधित छठी शताब्दी बीसी से संबंधित जो है जितने भी PYQ होंगे दोस्तों उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना, इस चैनल पर जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया जा चुका है, और ये दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत जो है, प्राचीन इतिहास, ये इस चैनल का सीरीज पर चल रहा है। तो आप लोग जो है जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, और इसका भी दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्राचीन भारत का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, यहाँ से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है समस्त उत्तर भारत जो है 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। किस समय? गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व उत्तर भारत 16 बड़े राज्य में विभाजित था। ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम है दोस्तों, याद रखिएगा इस 16 महाजनपदों के नाम, और इसकी राजधानी भी दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, कोसल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल। उसके बाद है मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अशक या असमक तथा गंधार। ये 16 महाजनपद है। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इन्होंने भी दोस्तों 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए हुए हैं, यानी अलग दिया गया है। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम इस तरह है: अंग, बंग, मलय, अच, वच, जिसको वत्स कहते हैं, मगध यानी मगध, मालव, कोच, लाड, मोली, कोसल, काशी, पाठ, समुतर, अवध, वज्जी, यानी नाम अलग है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, किसमें? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। उसके बाद है दोस्तों उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर। इसकी राजधानी जो था दोस्तों चंपा थी, याद रखिएगा। अंग की राजधानी चंपा, और अंग में कौन आता है? भागलपुर और मुंगेर, जो वर्तमान में है उत्तरी बिहार का। महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये अंग की राजधानी चंपा है, और जिसकी दोस्तों महाभारत पुराण में प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी, इसलिए दोस्तों चंपा इम्पोर्टेंट है बुद्ध के समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण सूत्र में। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, और ये हैं दोस्तों चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ये महापरिनिर्वाण सूत्र में ये 6 महानगरों का नाम मिलता है, जिसमें चंपा की भी गणना की जाती थी। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। यानी चंपा के दोस्तों, चंपा के नगर निर्माण के वास्तुकार महागोविंद थी। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, इसको भी याद रखिएगा। सुतनीपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। किसमें? सुतनीपात में वैशाली को मगधपुरम नाम दिया गया है। अब दोस्तों ये तालिका को आप याद रख सकते हैं। इधर महाजनपद दिया है, ये आधुनिक स्थल है जी, और ये राजधानी दिया हुआ है। जैसे कुरु जो है दोस्तों, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और अभी दोस्तों इंद्रप्रस्थ के अंदर मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर जो है
ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है दूसरा पांचाल। पंचाल का दोस्तों राजधानी अहिछत्र तथा कापिल्य है, जो दोस्तों वर्तमान में बरेली, बंदायूं या बरूखाबाद आता है। नेक्स्ट है सुरसेन। सुरसेन दोस्तों मथुरा के आसपास कुछ क्षेत्र का कहते हैं और इसकी राजधानी सुरसेन की मथुरा है। वत्स जो है दोस्तों इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र आता है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। कौशल दोस्तों ये अवध का क्षेत्र है, फैजाबाद मंडल, और कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती है। इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मल की राजधानी जो है कुशीनगर और पावा, याद रखिएगा कुशीनगर और पावा है, ये दोस्तों देवरिया जिला में आता है। नेक्स्ट है काशी दोस्तों वर्तमान नाम वाराणसी है और काशी का दोस्तों राजधानी वाराणसी। अंग का में दोस्तों भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है अंग में, और इसकी राजधानी चंपा है। मगध दोस्तों मगध में जो है दक्षिणी बिहार आता है मगध में, और ये पटना और गया जिला जो है दोस्तों ये आता है मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार का मगध के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, जिसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह कह सकते हैं। नेक्स्ट है वज्जी दोस्तों इस क्षेत्र वज्जी में दोस्तों मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र आता है, इसको जरूर याद रखिए। वज्जी में मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र आता है, जिसकी राजधानी दोस्तों मिथिला या वैशाली या जनकपुर ही कह सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों चेदी दोस्तों अभी वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और इसकी राजधानी है चेदी की दोस्तों स्वतथीवती या सुक्तिमती आप याद रख सकते हैं, चेदी की राजधानी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मत्स्य दोस्तों ये जयपुर का क्षेत्र आता है और इसकी राजधानी विराटनगर है। अस्मक दोस्तों ये गोदावरी घाटी जो आंध्र प्रदेश में है, ये गोदावरी घाटी का क्षेत्र आता है अस्मक में, जिसकी राजधानी पोतन या पोतली है दोस्तों, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? अस्मक, जो गोदावरी घाटी का क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल है। अवंती जो है दोस्तों ये पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र जो है ये अवंती में आता है दोस्तों, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती है। गांधार जो है दोस्तों ये पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, पेशावर और रावलपिंडी इस क्षेत्र जो है दोस्तों ये गांधार में आते थे, और इसकी राजधानी है तक्षशिला। कंबोज का क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौरी और हजारा। ये कंबोज की राजधानी दोस्तों राजपुर या हाटक। कम से कम आप दोस्तों राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा इन 16 महाजनपदों का। उसके बाद है दोस्तों वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली बुद्ध काल का। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, जो सबसे पहले राजा था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगिरी को अपना राजधानी बनाया था। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। जबकि पुराण के अनुसार मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। यह हर्यक वंश से संबंधित था दोस्तों। बिंबिसार जो कि प्रथम शासक था मगध का, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी और अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। अगला है दोस्तों प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य और केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिये और पावा और कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मोरी आदि गणराज्यों पर भी अधिकार
था। किसके समय में? प्रसेनजीत के समय में। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कोसल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कोसल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी जो थी दोस्तों ये साकेत थी। किसका? कोसल के। उसके बाद है दोस्तों, उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा या पडरौना तथा दूसरे की राजधानी कुशीनारा थी। 6ठी शताब्दी बीसी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोतथीवती थी। चेदी महाजनपद की सोतथीवती, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। महाभारत समय में जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था, शिशुपाल का वध। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में जो है दोस्तों, इलाहाबाद के जो है आसपास का क्षेत्र, उसमें वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित दिया था। बौद्ध भिक्षु था पिंडोला दोस्तों, इसने बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत की दीक्षा दिया था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास वदतम में वर्णित किया है। उसके बाद दोस्तों इसका अगला है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद दोस्तों मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के भूभाग में स्थित था। ये क्षेत्र था दोस्तों कुरु महाजनपद का, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। हस्तिनापुर कुरु जनपद में। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बंदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। कौन? पंचाल महाजनपद। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे दोस्तों, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था। क्या था दोस्तों? राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा था। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। इसके अंतर्गत वर्तमान में अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों सुरसेन महाजनपद। ये आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। कौन? सुरसेन, जिसको मथुरा के नाम से जानते हैं दोस्त। इनकी राजधानी मथुरा थी, सुरसेन की। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। इस कौन? प्राचीन यूनानी लेखक। अस्मक महाजनपद। ये दोस्तों अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी जो आंध्र प्रदेश में है इसके तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों।
तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद महाजनपद अस्मक था। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद। ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था अवंती महाजनपद। और इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों माहिष्मती थी। तो उत्तरी भी याद रखिएगा और दक्षिणी की भी राजधानी याद रखिएगा। कौन? अवंती महाजनपद की। चूंकि ये दो भाग में थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती राजधानी माहिष्मती थी। उसके बाद है दोस्तों गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? अवंती का प्रद्योत, राजा प्रद्योत। नेक्स्ट है बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध जो है ये मैत्रीपूर्ण थे, मित्रतापूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया था। इसके प्रकोप से? महाकच्चायन के प्रभाव से। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे दोस्तों गांधार और कंबोज। इसको भी याद रखिए। ये उत्तरी भाग के दो जनपद याद रखिए, गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित है। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। उसके बाद है दोस्तों गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर जो था ये पुष्कलावती था। पुष्कलावती गांधार महाजनपद की दूसरी प्रमुख नगर। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। किसने? कौटिल्य ने कंबोजों को। कंबोज क्या है दोस्तों? ये महाजनपद है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली था। तो ये भी याद रख सकते हैं। इन 16 में 4 था, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये 4 बहुत शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये महाजनपद है काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी। ये 8 दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग, अलकप के बुली और केशपुत के कलाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो वैशाली के लिच्छवी को याद रखिएगा और मिथिला के विदेह। ये दोस्तों गंगा घाटी के गणराज्य है बुद्ध काल में। याद रखिए बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्य थे दोस्तों। ये सभी यानी लोकतंत्र थे। यहाँ का जो है प्रमुख दोस्तों जनता के द्वारा चुना जाता था, गणराज्य था। ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के को, इसको याद रखिएगा। ये चांदी के बने होते थे दोस्तों, पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी BC से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से वजी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी
प्राप्त होती है। ये सुमंगल विलासी से वजी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि वजी संघ में 8 न्यायालय थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। किसने? बिंबिसार ने। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित कर लिया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ किया और इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया था। दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया था। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 बीसी के लगभग हो गई। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र कुनिक जो अजातशत्रु था दोस्तों, ये मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के सामने ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध और कोसल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कोसल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपने पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर जो है अजातशत्रु का हो गया, अधिकार स्वीकार कर लिया। पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है दोस्तों अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, किसने? उदयन ने। इसको याद रखिए, उदयन ने जो है राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराण के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। अवंती की विजय, इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त जो है वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। कौन दोस्तों? वैशाली। शिशुनाग ने लगभग इतना ईस्वी तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकरवन कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। किसने? कालाशोक ने। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगति में बौद्ध संघ 2 संप्रदाय स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था और इस संगति में बौद्ध संघ 2 संप्रदाय स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। कौन सा? बौद्ध धर्म। वानभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है
कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की छुरा भोंककर हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद है दोस्तों कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 बीसी के लगभग समाप्त हो गया। उसके बाद है शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो है दोस्तों महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिनी की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्णन के अनुसार वह नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा गया। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम है उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी, शानक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल दिया हुआ है। जैसे हर्यक वंश में राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है शिशुनाग वंश में शिशुनाग, काकवर्ण दोस्तों ये कालाशोक को कहते थे काकवर्ण। ठीक है, इसके 10 पुत्रों ने भी शासन किया है कालाशोक के। उसके बाद है नंद वंश में दोस्तों सबसे प्रतापी राजा महापद्म नंद था जो उग्रसेन से प्रसिद्ध था और इसके 8 पुत्रों ने शासन किया था। अगला है दोस्तों महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कासेक, हय, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष और पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हायहर ने 28 वर्ष और कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष, वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। उसके बाद जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था, ये भी याद रखिएगा। भद्रसाल जो है दोस्तों ये धनानंद का सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तु पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। पाणिनि कौन थे दोस्तों? ये महापद्म नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे, इसको याद रखिएगा। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। किसके सहयोग से? कल्पक नामक व्यक्ति के सहयोग से, जो कि एक जैन धर्म से संबंधित था। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल याद रखिएगा। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस
से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। अब दोस्तों इसमें दिया है पुराण के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजा का शासनकाल। आपको ये शासनकाल नहीं याद रखना है, कौन कितना साल शासन किया है, बस राजा का नाम आप याद रख सकते हैं। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में दोस्तों शिशुनाग, उसके बाद काकवर्ण दोस्तों ये कालाशोक का नाम है। क्षेमधर्मन, उसके बाद क्षेमजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उसके बाद हो गया उदयन, नंदीवर्धन, महानंदिन, नंदिनी और महापदम नंद जो है दोस्तों, और उसके 8 पुत्र। कुल दोस्तों 100 वर्ष इन लोगों ने शासन किया है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष है, लेकिन टोटल 100 वर्ष दोस्तों किसने किया है, महापदम नंद और इसके जो 8 पुत्र हैं, ये मिलकर टोटल 100 वर्ष जो है शासन किया है। ऐसे महानंदिनी जो है 43 वर्ष किया है, लेकिन महापदम नंद और इसके 8 पुत्र जो है 100 वर्ष किया है, लेकिन कुछ विद्वान कर रहा है कि 100 नहीं 40 ही महापदम नंद और इसके 8 पुत्रों द्वारा शासन किया गया। बिंबिसार का देखिए दोस्तों, ये 28 वर्ष शासन किया है। अजातशत्रु 27 वर्ष शासन किया है। तो ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होगा दोस्तों, ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।